हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी तक यानी कि बात करें तो हमारे जो यह पॉलिटी है उसका अब 7 चैप्टर स्टार्ट हो गया है, यानी 6 चैप्टर तक की या कि हम बात करें तो नागरिकता तक हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आई होप कि आप सभी को भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है, क्या क्या हमको अधिकार प्राप्त है। इन सभी को हम लोग एक फुल्ली डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, आप लोग बस अच्छे तरीके से ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि क्या कैसे है हमारे संविधान में, हम बहुत बिल्कुल प्राउडली बोलते हैं हमको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं और इतने राइट्स प्राप्त हैं, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम जानेंगे क्या क्या हमको अधिकार प्राप्त हैं और क्या क्या हम पे प्रतिबंध है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा हमको ओपनली छोड़ दिया गया है कि भैया जो मन करे तुम्हारा करो जाओ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको जो इसके इम्पोर्टेंस आर्टिकल थे उनके बारे में अपना काफ़ी सारे पार्टों में ये वीडियो बनाए हैं। ठीक है, हर एक उससे रिलेटेड अलग अलग वीडियो की फंडामेंटल राइट्स के भाग और अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो आप लोग आर्टिकल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी खैर हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं। और मैंने इसीलिए बता दिया था ताकि आपको अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से दोबारा जब हम पढ़ें रिवाइज हो जाए। ठीक है, मतलब सेकंड आप पढ़ते हो उस टाइम पे आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, तो जो भूल भी रहा है वो भी। और साथ साथ आपको बहुत ही ईमानदारी से मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, जो आपको स्लाइड में दिख रही है तो ये नोट्स आपको बनाते चलना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं अभी अवेलेबल नहीं करवा पा रही हूँ और तो इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा रहता है। आप लोग इसकी क्या है, खुद की आपकी हैंड रिटेन नोट्स होगी वो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो क्या लिखा हुआ कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बन गया कि मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो मूल अधिकारों का वर्णन हमारा है किसमें, भाग 3 में। ठीक है, अनुच्छेद कितने से कितने तक है, और ये भी क्वेश्चन दूसरा बन गया कि कितने से कितने आर्टिकल तक की बात की जा रही है इसमें, तो 12 से 35 तक के आर्टिकल की। इसमें हम आगे देखते हैं तो अधिकारों का विवरण है और संविधान में भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अब पूछा जाता है कि संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्या मतलब कि भाग 3 को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, हमको ये है कि पूरे जो जितने भी स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से बनने चाहिए, फैक्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। और ये जितने भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जैसे मैंने एक ही लाइन में आपको 2 क्वेश्चन बता दिया, अब ये क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के पूछता है कि कौन से भाग में है, या मौलिक अधिकार मतलब भाग 3 में क्या है, तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाग 3 को ये पूरा प्लीज़ आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत एक्सक्यूजेज होता है मैं नोट्स कैसे बनाऊं। सो प्लीज़ ये नोट्स फॉर्मेट में ही है पूरा, और एज इट इज कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, जो भी अलग से मेंशन करना होगा वो हम बता देंगे आपको। ऐसे ही आपको नोट्स अपनी कंप्लीट कर लेनी है। और एम लक्ष्मीकांत जी की है, यकीन ना हो तो आप लोग एम लक्ष्मीकांत जी की बुक होगी वहाँ से आप देख सकते हो, मिला सकते हो, चैप्टर वाइज है और पूरा प्रॉपर तरीके से। हालांकि जैसा उसमें लिखा हुआ है, अब नोट्स का मतलब है कि हम पूरी एम लक्ष्मीकांत जी तो नहीं ही छाप सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाई गई है, तो आप लोगों को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ अभी इसकी अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग लिख लेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो मूल अधिकारों का तात्पर्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति से। ठीक है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनका तात्पर्य मेन रूप से किससे होता है, राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति से होता है। मूल अधिकारों के प्रावधानों का उल्लेख कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि इसमें कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों को
उसके बाद हम बात करते हैं अगला। ये सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास का मतलब क्या हो गया? चहुमुखी का मतलब चारों तरफ का विकास, यानी चारों तरफ के विकास के मतलब की बात करें तो ऐसा नहीं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण, ये नहीं है। चहुमुखी विकास का मतलब यह है कि भौतिक रूप से हो गया, बौद्धिक रूप से हो गया, नैतिक रूप से हो गया, सामाजिक रूप से हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये चहुमुखी विकास है, ठीक है। हमारा पूर्ण रूप से विकास कैसे होता है? एक मानव का ही विकास होता है, तो वो किस तरह से होता है? तो यहाँ पे हमारा विकास जब होगा वो भौतिक रूप से भी होता है, बौद्धिक रूप से भी होता है, सामाजिक रूप से भी होता है, नैतिकता भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चहुमुखी विकास का मतलब यही है, और मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन बनता भी है कि मूल अधिकार किसके लिए महत्वपूर्ण है या इसकी महत्व क्या है, तो आप उसमें लगा सकते हो कि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, या और भी किसी जैसे भी पूछे क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए फंडा कि इसमें बात क्या कही गई है। देन उसके बाद हम बात करें तो मूल संविधान में मूल अधिकार 7 प्रदान किए गए थे। ये मूल संविधान मैं आपको हालांकि कितने बार बता चुकी हूँ कि आई होप कि रट गया होगा, ठीक है। मूल संविधान का मतलब आज फिर से बता रही हूँ, जो भी न्यू है उनके लिए है कि मूल संविधान का मतलब क्या होता है हमारा, जिस दिन संविधान लागू होता है, ठीक है। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के हमारा क्या होता है, पढ़ा जाता है, पहली बार पढ़ा जाता है, लागू नहीं होता, ठीक है। और 26 जनवरी संविधान इसी दिन बन के संशोधन वगैरह जो भी होना था, व्हाटएवर जितना भी था सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को लागू हुआ। उसके पीछे भी कुछ खास रीजन थे। सो यहाँ पे 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया था, और उसी दिन से हम बात करें उसी को हम बोलते हैं मूल संविधान, ठीक है। यानी कि जिस दिन संविधान पूरा हमारा 26 जनवरी 1950 के पूरा तैयार होकर लागू होता है, उस टाइम तक की बात करें तो हमारे संविधान में हमको कितने अधिकार प्राप्त थे या कितने राइट्स हमें मिले हुए थे, वो थे 7, ठीक है। हालांकि अभी हमारे पास कुल 6 ही हैं, लेकिन मूल संविधान में कभी पूछा जाता है वहाँ पे 7 अधिकार थे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करें कौन कौन से वो अधिकार थे, ये जान लेना भी जरूरी है। इसमें क्या है, पहला तो है समता का अधिकार, ठीक है। समता का बात करें या समानता का, और इससे संबंधित आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, और ये हम एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि इस बार आपको अच्छे तरीके से रट भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो हमारा अधिकार है, सबसे पहला अधिकार हमें है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, और ये आर्टिकल 14 to 18 बात की गई, यानी कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में इसके बारे में बात की गई है। हालांकि अभी जस्ट ही हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, वो सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डोंट वरी, चिंता नहीं करना कि सीधे सीधे बता के निकल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक एक क्या है ना कि अपना थोड़ा सा यदि हम जब रिवाइज करते हैं तो नहीं हमको पढ़ना है कि आर्टिकल 14 में क्या है, 13 में क्या है या 16 में क्या है। बस इतना पढ़ लिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे एक नज़र में सरसरी निगाह में हमने देखा, ये इतना इतना होता है, ठीक है। वहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, तो इसलिए नोट्स का फॉर्मेट कुछ ऐसा तैयार किया गया है। इसमें क्या है, दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। यानी आर्टिकल 19 से 22 तक बात की गई है स्वतंत्रता के अधिकार की। उसके बाद हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें कितने आर्टिकल्स तक है, तो आर्टिकल 23 से 24 तक में। देन हमारा फोर्थ आता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक में बात की गई है, तो आर्टिकल 25 से 28 तक में। आप किसी चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई और अदर एग्जाम भी दे रहे हो, वहाँ पर क्या होता है कि सबको, यानी कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता होती है, और इनसे रिलेटेड क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, सपोज अदर एग्जाम ही दे रहे हैं आप, या तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का ही दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ यदि यूपीएससी की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम सब बोलते हैं यूपीएससी बहुत टफ है, क्योंकि होता क्या है कि मेन रूप से हमारे कंसेप्ट तो क्लियर होते नहीं है, और जब कंसेप्ट क्लियर होते नहीं है तो सपोज 2 स्टेटमेंट तो हमको पता है कि ये बिल्कुल राइट है,
अब तीसरे स्टेटमेंट में क्या है कि हमारा माथा घूम गया कि भैया इसमें होगा तो क्या होगा। अब वहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए कि इसमें तो अब क्या होगा। अब ऑप्शन दे दिया, केवल एक, केवल दो, दो, तीन, चार, पाँच, जैसे ऑप्शन दिया रहता है। अब वहाँ पे हम सही टिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि बनता भी रहता है तो क्या करते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए हम लोग ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो प्री ही इसीलिए नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पूरा जितना भी है हमको कॉन्सेप्ट जितने भी इनसे रिलेटेड बन सकते हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तोड़ मरोड़ के जैसे भी क्वेश्चन पूछे हमसे आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अदर एग्जाम भी आप दे रहे हो तो वहाँ पे भी और दिए भी होंगे तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक में बात की गई है। एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा ही जो मैं बता रही हूँ वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे दे दिया आर्टिकल 14 to 18, 19 to 22, 22 मतलब कि 23 to 24 या 25 to 28, ठीक है। फिर वहाँ पे यदि आपको पता है तो बिल्कुल आप इजीली कर लोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन नहीं पता है तो अब आप सोचोगे कि क्या होगा, मतलब आर्टिकल 14 से 18 तक था या 19 से 23 तक था या कि क्या था, मतलब बस हो गया और कंफ्यूज हुए हम, तो मान लो कि टाइम भी गया, क्वेश्चन भी गया और एग्जाम से भी हम बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कितने से कितने आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 29 to 30, ठीक है। और फिर आता है हमारा छठवां जो हमें अधिकार प्राप्त था वो था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में था ये। और ये क्या हुआ है कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है और पूछा भी जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के उठा के देखोगे, पॉलिटी के क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये क्वेश्चन इनमें से, मैंने क्या ठीक यही क्वेश्चन आया होगा, लेकिन किसी ना किसी ईयर में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंपलसरी है। सो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये अधिकार हटाया गया, संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल हमको पता है 31 के जो 31 आर्टिकल में बात की जा रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा, संपत्ति का अधिकार होगा, ठीक है। हालांकि अब इसे विधिक अधिकार या की बात करें तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये कब बनाया गया है, संपत्ति मतलब कि इसको अधिकार से कब हटाया गया है, मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। वहां पे ये भी पूछ लिया जा सकता है किस नंबर के संविधान संशोधन में इसे हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन, और 42वें नहीं है, 44वें है 1978 में, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और प्रस्तावना में कुछ वर्ड जोड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और इसको मूल अधिकार से हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, 7वां अधिकार हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें क्या बात की गई है कि यानी आर्टिकल 32 में बात की गई है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि जितने भी ऊपर हमको आर्टिकल दिए गए हैं, ये जितने भी हैं, हमें 6-7 आर्टिकल जो भी मिले हुए हैं, इनमें से यदि किसी भी क्या होता है, किसी भी अधिकार का हनन किया जा रहा है किसी के भी द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी अधिकारों का उपचार, संवैधानिक को उपचारों का अधिकार, यानी कि जो भी हमारे साथ कुछ हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं कि अपने अधिकारों को मानने के लिए न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पूरे हमको ये है कि हम लड़ सकते हैं, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक न्याय योग है, ठीक है। जबकि डीपीएसपी जो है हमारा, यानी नीति निदेशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्याय योग है। और ये संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में है। और भीमराव, यहाँ पे आप एक और बात मेंशन कर लीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल को बाबा साहब जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है या किस भाग को, तो भाग 3 तो संविधान की अंतरात्मा आत्मा है ही, ठीक है। आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हो, वहाँ भी है कि भाग 3 जो है वो संविधान की आत्मा है या अंतरात्मा, जो भी दे सकता है। लेकिन आर्टिकल 32 को भी भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि ये संविधान की आत्मा है।
उसके बाद हम बात करें मतलब कि मूल अधिकार की विशेषताओं के बारे में, तो अब इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्या कैसे इसमें है। बस इतना आप लोग जितना मैं बताई हूँ उसको आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सक्यूजेज मत बनाइए, टाइम बहुत कम है कि हमारे पास व्हाट मतलब कि नोट्स कैसे बनाएं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पीडीएफ दे दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से भी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा रहता भी नहीं है और आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने भी बनाया होगा तभी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इसलिए आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा अच्छे तरीके से या नहीं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।